बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का इतिहास की पाठ्य पुस्तक है ना। सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे बच्चों, भारत और समकालीन विश्व 1, जो कि नई पुस्तकें हैं। आपका कोर्स चेंज हो गया और इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति वाला। उसी को अब हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो आई लिंक में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, 9th और 10th की सारी जानकारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अब हम आगे का भाग। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, है ना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, क्या स्थिति वहां पर, और फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, है ना। ये 16 लिखा है ना बच्चों, ये जो है रोमन लिपि में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। ये 10 है, ये 5 है और ये 1 है ना, तो इसको पढ़ते हैं 16, ठीक है। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी, है ना। 20 साल की उम्र में वो राजगद्दी पर आसीन हुआ था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, है ना। राज्यारोहण के समय मतलब जब उसका राजा के पद पर आसीन किया गया था, है ना, उस समय उसने देखा कि राजकोष तो खाली है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, है ना। बहुत सारे लंबे समय तक युद्ध चले थे वहां पर फ्रांस में, जिससे कि फ्रांस के जो वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित जो है, वित्त से संबंधित है, संसाधन जो थे नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, है ना। फिजूल खर्ची किसकी थी? शानो शौकत, राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए बहुत सा खर्चा होता था। और जो वर्साय का जो विशाल महल था, उसके लिए भी बहुत सारी फिजूल खर्ची वहां हो रही थी। तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी, है ना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, है ना, किसके उपनिवेश थे ये? अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु मतलब जो साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। साझा शत्रु मतलब फ्रांस का भी शत्रु था और अमेरिका का भी, है ना। तो ब्रिटेन के पास जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, है ना। अमेरिका के 13 उपनिवेश किसके पास थे? ब्रिटेन के पास थे। तो उसको आजाद कराने में फ्रांस ने सहायता की थी, है ना। इस युद्ध के चलते, है ना बच्चों, आपको उपनिवेश तो पता होगा ना। उपनिवेश मतलब जब किसी क्षेत्र पर, है ना, कोई दूसरा देश अधिकार कर लेता और वहां के सारे संसाधन वो उपयोग करने लगता, तो वो देश उसका उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। युद्ध के कारण फ्रांस पर और अधिक कर्ज बढ़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो ये जो लिब्रे लिखा हुआ है बच्चों, ये वहां की मुद्रा है ना। सरकार ने उस समय की, है ना, जब 18वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, तो 18वीं सदी की स्थिति की बात कर रहे हैं ना बच्चों। 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, है ना। कर्जदाता जिन्होंने कर्ज दिया था सरकार को, अब वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे सरकार से। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, है ना। तो फ्रांसीसी सरकार के ऊपर कर्ज इतना अधिक हो गया था कि जो वहां का जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तो कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, है ना। क्योंकि इन सबको चलाने के लिए सरकार क्या कर सकती थी? कर बढ़ाना चाहती थी ना, कर बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई थी। पर यह कदम भी नाकाफी था, है ना। इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, है ना।
18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति थी, सबसे पहले तो वहां के राजतंत्र की, राजा की स्थिति बता दी थी कि वहां की जो फ्रांसीसी सरकार थी उस पर बहुत अधिक खर्च था, है ना, और उसके कारण वो कर बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई थी, ठीक है। और अब यहाँ बताया गया है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 एस्टेट्स में बटा था, है ना, 3 एस्टेट्स में, 3 भागों में बटा था। केवल तीसरे एस्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे, है ना। 3 एस्टेट में मतलब 3 प्रकार के समाज के भाग थे, वो समाज के 3 भाग में बटा था, और उसमें भी केवल तीसरे एस्टेट के लोग जो कि जनसाधारण, सामान्य साधारण लोग थे, वो ही कर अदा करते थे, बाकी के लोग कर अदा नहीं करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, है ना, क्योंकि वो वर्गों में बटा था और वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंत था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है ना। तो चित्र जो 2 दे रखा, देखो बच्चों यहाँ पे है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, है ना, पूरी जो आबादी उसमें 90% क्या थे, किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, जन्म से कुछ उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, उनका एक विशेषाधिकार था, है ना। जो वहां के कुलीन वर्ग के लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वो राज्य को जो दिए जाने वाले कर है उसमें उनको छूट प्राप्त थी। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था, है ना, किसानों से भी वो कर वसूल कर लेते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ये सारे कुछ करने के लिए किसान बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। तो चर्च भी जो था, चर्च भी किसानों से ही कर वसूल करता था, किस नाम से, टाइद, इस नाम से, ठीक है बच्चों। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइटल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। सारा बोझ कर का जो कौन वहन कर रहे थे बच्चों, जनता, सामान्य जनता वहन कर रही थी। तो देखो बच्चों यहाँ जो चित्र जो 2 दे रखा है इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये प्रथम एस्टेट है ना, प्रथम एस्टेट में कौन है बच्चों, पादरी वर्ग, है ना, प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग है। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग है। और जो तृतीय एस्टेट है, तृतीय एस्टेट में भी 3 भाग है यहाँ पे। सबसे पहला बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे वहां पर। फिर जो दूसरा भाग था किसान और कारीगर, और जो तीसरा भाग है छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर है। तो यहाँ पर दे रखा है एस्टेट्स का समाज। ध्यान दे, तृतीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर है तो कुछ गरीब भी है ना। ये तृतीय एस्टेट है बच्चों, ये है ना, इसमें कुछ लोग अमीर भी है, जैसे यहाँ पर है बड़े व्यवसायी है, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील है ना, यहाँ पे किसान और कारीगर, और सबसे नीचे है छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए शब्द आए उसके बारे में भी दिया गया बच्चों। देखो, लिव्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, है ना। ये लिव्रे जो फ्रांस की मुद्रा है लेकिन इसे 1794 में समाप्त कर दिया। एस्टेट शब्द आया है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, है ना। ये वहां के समाज में जो सामाजिक हैसियत को व्यक्त करते थे एस्टेट शब्द से। उसके बाद एक शब्द आया है पादरी वर्ग, है ना, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, ठीक है। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था
और एक शब्द है टाइल, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया है, हमें समझ में आ गया है। देखो बच्चों, अब ये है एक और चित्र दे रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा। ये जो है यहाँ पे जो है कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुलीन व्यक्ति, यहाँ पे जो कुलीन व्यक्ति बैठा हुआ है ये लिखा है यहाँ पे कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। और यहाँ जो रखा हुआ बच्चों ये है शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, और यहाँ जो लिखा देखो बच्चों, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है, फ्रांस की जो स्थिति थी उस समय समाज की, है ना, समाज की स्थिति के बारे में बताया।